जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आज हैं आसिया। ठीक है मैडम।
जी। हम्म। मैडम मुझे सिनेरियो बताइए। जी जी। पेशेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, take the relevant history and perform relevant examination and present case summary to the examiner. नो बायोडाटा। नहीं, बायोडाटा नहीं है ना बेटे। आसिया, शॉर्ट केस है। शॉर्ट केस के अंदर आपको बायोडाटा नहीं दिया जाता। मैं सॉरी मैडम, मैं कहना चाहिए थी नो एनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एनीथिंग एल्स। शॉर्ट केस के अंदर ऐसे नहीं होता। जब पेशेंट, लाइव पेशेंट बैठा हुआ होता है ना, लाइव पेशेंट, तो उसमें आपको कोई सिनेरियो नहीं दिया जाता। ठीक है। हाँ ओके मैडम, मैं इतने दिनों से शॉर्ट केस किया नहीं ना, मेरे जहन से निकल गया। सॉरी हाँ, तो मैडम। उसके अंदर ये होता है कि लाइव पेशेंट आपके साथ बैठा होता है। बस आपके जो वहां पे कमांड लिखी हुई होती है उसको पढ़ना जरूर है। उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री। टास्क देखना है, यू आर सपोज टू टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री, परफॉर्म द रेलेवेंट एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट द केस समरी टू द एग्जामिनर। ये तीन टास्क लिखे हुए होंगे, लेकिन एक पेशेंट के बारे में नाम, बायोडाटा कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है। ठीक है मैडम। चले, चले स्टार्ट नाउ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं शोबा गानी में 4 साल से मुंसलिक हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सकीना है। सकीना, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 52 साल है। और आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा सकीना, आप पढ़ी लिखी हैं, कोई जॉब वगैरह करती हैं या हाउसवाइफ नहीं, हैं? नहीं, वो अनमैरिड है। हाउसवाइफ का क्यों, कैसे पूछ रही हैं आप? हाँ, मतलब घरेलू खवातीन को बोलते हैं। ओके, आप नहीं, मैं कोई कोई जॉब काम वगैरह नहीं करती हैं? करती। नहीं। अच्छा सकीना, आपको माहवारी आती है या माहवारी बंद हो गई है? जी, माहवारी अभी आती थी, लेकिन अब जो है ना, वो मुझे मुसलसल जो है ना 1 महीने से खून पड़ रहा है। अच्छा, अभी 1 महीने से मुसलसल खून पड़ रहा है। हम्म। अच्छा समीना, सकीना ये बताइए कि इससे जो 1 महीने से आपको मुसलसल खून पड़ रहा है, तो ये आपको कैसे जो है वो खून जा रहा है? बहुत ज्यादा तेज ब्लीडिंग हो जी रही है कि आपको जो है वो लोथड़ों के साथ, कि आपको पैड जी। जी इस्तेमाल करना लोथड़े, पड़ता है, कपड़ा रखना? जी जी, लोथड़े रखने पड़ते हैं, और 6 से 7 पैर कपड़ा मैं 6 से 7 दफा बदलती हूँ। एक पूरी पूरी शलवार मेरी लग जाती है एक दफा में। अच्छा, तो इसमें जो है वो आपको दर्द भी है? जी, दर्द भी होता है, बहुत ज्यादा दर्द है पेट में। अच्छा, जब अभी मुसलसल दर्द रह रहा है पूरा महीना से? जी जी, मुसलसल दर्द है पेट में, और पेट भी अच्छा, फूलता और जा जो रहा है, है। अच्छा पेट भी फूलता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो ये आपको पेट फूल रहा है, तो ये कितने अरसे से आप महसूस कर रही हैं कि आपका पेट फूल रहा है? ये मुझे डॉक्टर साहब को यही 1 महीने के अंदर ही अंदर, पहले भी मोट था फूला हुआ, भारीपन तो पहले भी था, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा लग रहा है। कोई गोला महसूस हो रहा है? पहले होता था एक गोला सा महसूस नीचे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब 1 महीने से खून बहुत ज्यादा चल रहा है, और पेट मुझे ज्यादा फूला हुआ लग रहा है। अच्छा, तो जो है वो आप को जो है अभी गोला महसूस नहीं होता, जैसे हाथ नीचे उठती हैं, झुकती हैं, या कोई नहीं, हाथ होता लगाती है है पेट गोला के? महसूस, वो तो मुझे 1 साल से गोला महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब अच्छा, गोला भी अभी ये महसूस होता है, और पेट भी ज्यादा फूला हुआ लगता है। अच्छा, गोला और ये जो सूजन है आपको पेट के किस हिस्से में, निचले हिस्से में, पूरे बीच के पेट हिस्से में, में, या पूरे पेट? पूरे पेट में लगता ही है, पूरे। स्वेलिंग तो पूरे पेट में है। अच्छा, और जो है वो, अच्छा, और बहुत ज्यादा सख्त महसूस होता है, इस सूजन में भी दर्द है? इररेलेवेंट क्वेश्चन है ये, इससे आप पता नहीं क्या पूछना चाह रही हैं, आगे चलें। पेट में दर्द है, अच्छा, बस वो आपको है, जो हो गया है पेट में दर्द। उसमें पूछने की जरूरत ही अच्छा, नहीं है, आपको ये पेट जो में गोला दर्द महसूस है ना। अच्छा, आपको कोई पेशाब में या पखाने में कोई मसला तो नहीं है?
जी, मुझे पतले पखाने काफी आ रहे हैं और पेशाब भी रुक रुक के आता है। ये कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? लूज मोशन तो मुझे कभी कभार लग जाते हैं, लेकिन पेशाब का मसला जो है वो भी 1 महीने से है। अच्छा, पेशाब रुक के आ रहा है, खुल के पेशाब नहीं हो रहा है? हाँ, रुक के दर्द होती है करते वक्त। अच्छा, पेशाब लाल तो नहीं हो रहा है? नहीं, पीला पीला है। अच्छा। चर्बी अच्छा, आती है पीला बीच में। पेशाब है। अच्छा, इस दौरान जो है वो आपका वजन तो कम नहीं हुआ है? जी, वजन मुझे लगता है बहुत कम हो गया। अच्छा। और जो है वो कोई कमजोरी, वीकनेस, बोझलपन महसूस करती हैं? हाँ, थकावट हो जाती है। अच्छा, और जो है वो जिसमें जो है वो कहीं और तो दर्द नहीं होता, जैसे पैरों में सूजन महसूस होती हो, या जो है वो छाती में दर्द या सूजन हाँ, महसूस होती हो? टांगे सूजी भी लग अ, रही है मुझे। अच्छा। और जो है सही, सही। अच्छा, और जो है वो खांसी वगैरह तो नहीं है? नहीं, खांसी वगैरह नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो है वो आपको 1 महीने पहले जब ये सारी आपको अलामात शुरू हुई हैं, उससे पहले आप बिल्कुल सही थी? हाँ, माँ ठीक थी उस पर पहले। अच्छा, माहवारी उस वक्त आपको टाइम पे आती थी? हाँ जी, आती तो महीने के महीने थी, लेकिन 7 8 दिन बहुत ब्लीडिंग होती थी। अच्छा, ये आपको माहवारी आपको याद है आपको कितने साल की उम्र में जो है वो शुरू हुई? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं याद। अच्छा, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, 7 8 दिन तक तेज ब्लीडिंग होती थी? जी। जी। अच्छा। अच्छा, आपका कभी नीचे बच्चेदानी का या मुंह का पानी का टेस्ट हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, बस शी इज अनमेरिड, नहीं। हाँ, सही। अच्छा, आपको जो है वो पहले कभी कोई मसला हुआ हो, कोई डायबिटीज, कोई शुगर बढ़ी हुई हो, या जी डॉक्टर कोई साहब, बस आपने शुगर खून है पत... मुझे। शुगर मुझे 15 सालों से है, इंसुलिन लगाती हूँ मैं। अच्छा, 15 साल से है, और आप 15 साल से ही इंसुलिन लगा रही हैं या पहले गोलियों पे थी, अभी पहले इंसुलिन शुरू गोलियां की थी, है? लेकिन अब कोई 6 7 साल हो गए मुझे इंसुलिन लगाते हुए। अच्छा, इंसुलिन की मिकदार आपको पता है कितनी आप लगाती हैं, खुद हाँ, लगाती हैं 40 यूनिट कैसे? सुबह लेती हूँ, 30 शाम को लेती हूँ। और जो है वो पानी वाली लेती हैं या पानी और दूध वाली मिक्स लेती हैं? मिक्स ही होती है, दूधिया सी है। अच्छा। अच्छा, आपने आखिरी दफा शुगर का टेस्ट कब करवाया है? नॉर्मल है आपका 40 और 30 यूनिट पे? डॉक्टर साहब, मैं ऐसे चेक तो कभी नहीं किया, लेकिन जो आखिरी अभी इन्होंने की थी तो वो कोई 230 आई थी। अच्छा, नाश्ते के बाद की? हम्म। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा कोई आपको थायराइड, गिलर या कोई और मसला हो, कोई खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करती हो? नहीं। अच्छा। आपके खानदान में किसी को, आपके वालिद को, वालदा को कोई शुगर हो, किसी को कोई जो है वो गिलर का याद मसला ही हो, नहीं, कोई बहुत हो गया। बहुत हो गया, मैं मुझे नहीं अब इस तरह से याद। खानदान में किसी को, खाला वगैरह को, कोई छाती का कैंसर या अंडेदानी का, बच्चेदानी का, या आंतों का कैंसर वगैरह हो? नहीं। नहीं। किसी को कोई टीबी वगैरह हुआ हो? नहीं। अच्छा, आप जो है वो माजरत के साथ आप अच्छा, एक और बताइए कि पहले कभी माजी में, बचपन से लेके अब तक, कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ आपका? नहीं। अच्छा, आपको जो है वो माजरत के साथ है, वैसे तो आप माशाल्लाह से काफी समझदार हैं, लेकिन जो है कि कोई आप तंबाकू वगैरह, कोई हुक्का वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करती? नहीं। अच्छा, आप जो है किसके साथ रहती हैं? आप अपने, अभी आपके वालिद वालदा भी नहीं है, तो आप किसके साथ रहती हैं? मैं अपने भाई के पास रहती। अच्छा, भाई के पास रहती हैं। आपका गुजारा कैसे होता है? बस भाई करता है, सारा खर्चा वही उठाता है। अच्छा, अभी ये जो आपको सारे मसले मसाइल हुए हैं, अलामात हुई हैं, तो इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई बाकायदा नहीं, तौर पे यहीं इलाज पे, शुरू करवाया? यहीं अभी आप इधर ही आए हैं। अच्छा, पहली दफा मेरे पास ही आई है ऐसा? कोई रिपोर्टें करवाई हो, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई नहीं। टीवी एक्सरे कुछ करवाया हो? नहीं। अच्छा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सकीना, हम जो है वो आपका मुआयना करेंगे, और जो है हम्म। वो आप अपना वजन बता पर सकती हैं? जी, वजन इसका 49 kg है। अच्छा, 49 kg अभी हुआ है? पहले आप अच्छी सेहतमंद थी, 50 60 kg वजन था? हाँ, ये वजन अभी मेरा तेजी से कम हुआ है। अच्छा सकीना, खाया जो पिया है नहीं ना वो कुछ, कोई, काफी अरसे से खाया पिया नहीं जाता, तो इस वजह से वजन कम हो गया।
अच्छा, भूख भी कम लगती है। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है वो कोई जो है वो ब्लड प्रेशर जो आपने कहा कि नॉर्मल है, तो अभी आपका अभी का ब्लड प्रेशर पता है आपको? जी अभी पल्स आप एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पूछते जाए, मैं देती जाऊंगी। ब्लड प्रेशर मैडम, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर। नॉर्मल है। अच्छा मैडम, जो है वो पेलर प्रेजेंट और नॉट? पेलर अप्रिशिएटेड। एंड साइनोसिस, जॉन्डिस, कोलिनाइटिस, स्प्लिंटर हेमरेज, अडीमा, पेरिफेरल अडीमा, फेशियल अडीमा एंड palpable lymph nodes. Leg edema is seen, pedal edema is seen and elicited. Thyroid jaundice is negative. Palpable lymph nodes, no palpable lymph nodes. मैडम, जो है वो पेशेंट एनी पॉजिटिव फाइंडिंग विद प्राइवेसी ऑन द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? Breast examination and cardiovascular and respiratory is normal. मैडम, नाउ abdominal examination, inspection, Abdominal any is positive protruded abdomen, tense and tender. okay. Palpation, Andy, ma'am, superficial palpation, on superficial palpation, there is tenderness. Patient refuse for deep palpation. But on superficial tenderness palpation, there is a hard mass felt in the lower abdomen, in the umbilical and subumbilical region. subumbilical region. Approximate mass, size of the mass? It's covering the whole lower abdomen. Okay. And is shifting dullness is appreciated or Yes, fluid thrill? fluid shift is positive. Fluid thrill is positive. Fluid thrill is positive in massive aside. अच्छा, और जो है वो gut sounds audible? Yes, gut sound is audible. Okay. And is there any is the per speculum and vaginal examination done? But speculum examination not done. She is unmarried. She refused. Yes, sorry, ये मैं बहुत बड़ी ब्लंडर कर रही हूँ मैडम, सॉरी। ओके, नाउ मैडम, Yes, ये ठीक है। आपका टाइम 10 मिनट 11 मिनट हो गया। हाँ मैडम, और मैं देख आपने लिया, मैंने समरी प्रेजेंट करें, समरी प्रेजेंट मैं फिर देखती हूँ। समराइज करें जी, केस को। जी मैडम। Patient Sakina, 52 years old, unmarried, presented with complaint heavy menstrual bleeding since 1 month, with swelling in the lower abdomen 1 month, उसकी and प्रेजेंटिंग associated कंप्लीट with, HMB है। मैडम उसने ब्लीडिंग बोली है ना, हैवी ब्लीडिंग? कंटिन्यूअस PV ब्लीडिंग फॉर 1 मंथ। HMB का हाँ, मतलब होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बट नाउ कंटिन्यू she had a continuous कंटिन्यू PV bleeding for last 1 month. She had a history of HMB. continuous heavy per vaginal bleeding since हाँ, last 1 month, with a swelling and mass in the lower abdomen since last 1 month, associated with loose motions off and on, and retention of urine since 1 month. History of weight रिटेंशन loss ऑफ and यूरिन तो नहीं lethargy. है, उसको कह रही है फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ है। रिटेंशन ऑफ यूरिन कब है? मैडम, आपने मैंने पूछा था तो शायद ये हुआ था, बताया था कि रुक रुक के आते नहीं पेशाब। नहीं, मैंने कहा था बार बार आता है। अच्छा मैडम, दर्द सॉरी। होती है पेशाब करते हुए। Associated with loose motions and loose motion off and on, and frequency of maturation, and plus weight loss and lethargy and swelling in the legs. Swelling in the legs, and previous cycles heavy and regular, or a history of diabetes since 15 years, now 6 to 7 years, on insulin, mixed start, uncontrolled. And other findings in the history, they are insignificant. On examination, patient BMI is moderate, and pallor is significant, pallor is positive, and leg edema is present with protruded abdomen, which is tense,
and tender. On superficial and deep palpation, hard mass is felt in the umbilical and subumbilical region, which is difficult to lineate, and gut sounds audible. Shifting dullness demonstrated. Rest findings in the general physical examination and system examination are insignificant. देखिए, ये दिस आज का केस, क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद मैंने ये केस रखा था, तो ये इट वाज अ डिफिकल्ट केस, मैंने इसीलिए रखा था कि हम इसको, इसमें सारी चीजें करें, ठीक है। अब इसमें देखें आप, सबसे पहली चीज है कि आप चीजों को सुन के इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं कर रही। मैंने कहा कि उसने डीप पेल्पेशन नहीं करने दी, और आपने कहा जो फाइंडिंग्स आपने पर एब्डोमेन की दी, वो आपने कहा ऑन डीप पेल्पेशन, जबकि पेशेंट का टेंस टेंडर एब्डोमेन है। उसने सुपरफिशियल पेल्पेशन भी बड़ी मुश्किल से करने दी है, डीप तो उसने करने ही नहीं दी कि मुझे दर्द होता है हाथ ना लगाए मेरे पेट को। और जब जी फ्लूइड मैडम। थ्रिल पॉजिटिव आ रही है, तो क्या आपको स्ट्राया नाइग्रा, ये स्टायरा ग्रेविडा, ये वाली चीजें भी देखनी पड़ेंगी, स्ट्रायास, ठीक है। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, इतना टेंस टेंडर एब्डोमेन हो तो उसमें ये स्ट्रेचिंग मार्क्स और स्ट्रायास को देखना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप बार बार एक चीज, और ये पॉसिबिलिटी है जो आप गलती बार बार कर रही थी ना, कि हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते कि 52 ईयर्स की अनमैरिड होगी, ठीक है। ये हम सस्पेक्ट नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो वो बार बार आपसे ये बीच में गलतियां हो रही थी, जैसे पैप्समियर वाली। ऑल्दो अनमैरिड इज नॉट के जी, हम पैप्समियर नहीं कर सकते, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है उसका हमने पैप स्मेयर लेके क्या करना है, उसका एसटीआई से क्या ताल्लुक, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हम पैप स्मेयर सर्वाइकल स्क्रीनिंग में डालते हैं, वो सेक्सुअली एक्टिव खवातीन को डालते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है उनको हम नहीं डालते हैं। तो पैप स्मेयर जब आप पूछेंगी तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव। चले मैं अनमैरिड और मैरिड को निकाल देती हूँ, तो हम लेकिन ये बात करते हैं सेक्सुअली एक्टिव, सेक्सुअली नॉट एक्टिव, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज को आपने भूलना नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट, जब आपकी 3 से 4 कंप्लेन ओवेरियन सीए का अगर कोई केस आता है, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम मैनेज करना है। अब समरी में आपने एब्डोमिनल पेन नहीं बताया, फिर जब 3 से 4 कंप्लेंट्स इकट्ठी आ जाती हैं तो यू गेट कंफ्यूज कि अब मैं इनको कैसे लेके चलूं। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा फिर डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें फिर आपको स्किप करनी पड़ेंगी फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स सारे लिए, लेकिन वो टाइम में नहीं लिए सकी। जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हुई, आपके एग्जामिनेशन शुरू हुआ, तब आपका 7वां मिनट था, ठीक है। और उसका सिर्फ एक वजह ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं था। कुछ को मैंने आपको, आप बार बार चीजों को रिपीट करनी थी, जैसे अच्छा आपके 7 से 8 दिन होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट वाज लाइक यू आर कंपोजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड, ठीक है। सो जब पेन बता दी तो पेन की जल्दी से पूछे, किस पेन हर वक्त रहता है या बहुत शिद्दत से होता है, उसको रोकने के लिए आप कभी को टीका लेती हैं, गोली लेती हैं। उसके एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, रेडिएटिंग फैक्टर नहीं पूछे, ठीक है। मास का आपने पूछ लिया, वो भी उसने बताया कि जी वो मुझे 1 महीने से ज्यादा है, पहले होता था फील, लेकिन फिर एब्डोमिनल मैस के ही आपने कोई 2 से 3 सवाल पूछ लिए, जो कि इतने रेलेवेंट नहीं थे, ना भी पूछती आप तो इतना जरूरी नहीं था, ठीक है। एनोरेक्सिया, जब उसने वेट का कहा तो उस वक्त उसने कहा हाँ मुझे भूख कम लगती है, आपको पहले वेट लॉस के साथ पूछना चाहिए भूख ठीक लगती है, ठीक है। फिर आपने मेट्स को देखने के लिए कफ का भी पूछ लिया, और आपने यूरिनरी कंप्लेंट्स भी उसने बता दी, तो ये आपने ज़रूर पूछनी है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपने कहा बीएमआई इज मॉडरेट। बीएमआई आपने मॉडरेट कैसे कहा, वो 49 kg है।
मैडम अप टू 30 kg वेट आता है तो फिर नॉर्मल बीएमआई होता है ना? तो नॉर्मल होता है ना, मॉडरेट क्या होता है? वाई इट इज अम, वर्ड मॉडरेट? मॉडरेट से मतलब आपका क्या है? अल्फाज अपने करेक्ट करें ना। मॉडरेट ओबेसिटी है। मॉडरेट ओबेसिटी, हाँ ये बोल सक मैंने यही बोलने की कोशिश की थी, मॉडरेट ओबेसिटी। हाँ, तो फिर आप उसका बीएमआई मॉडरेट कहने का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो वहां पे आपको इस तरह की बातों पे और इस तरह की चीजों पे खाम खामे जो अल्फाज होंगे ना उनको पकड़ लेते हैं। तो 49 पे मैडम मॉडरेट बीएमआई के ओबेसिटी लिए होती है। मैडम बीएमआई के लिए जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बीएमआई इंक्रीज, बीएमआई नहीं, डिक्रीज। आप बीएमआई बताएं ना कितना है। आपको, आपने वेट हाँ पूछा है तो आप बीएमआई बताएं, फिर 49, फिर आप हाइट भी पूछ लें, या आपने मेजरमेंट करनी है तो ठीक है, आप देख लें। अगर वो एवरेज 53 भी हो, 160 उसकी हाइट हो, तो आप मुझे ये बताएं कि उसका वेट 49 kg है, तो वो कहाँ पे आएगी? ऑलमोस्ट जो है वो 2020 तक आएगा बीएमआई, एटीन चलो, टू अगर मैं ट्वेंटी के 53, दरमियान। 52 भी थी, वो वैसे 52 थी, 52 फाइव पे भी से लगाऊं तो इंट्रा। आप मुझे उसका बताएं। 49 वेट के ऊपर उसका 29 आता है, तो आप बोलें शी हैड अ नॉर्मल बीएमआई, उसका 20 बीएमआई तकरीबन हाँ बन रहा है। हाँ 20 बनेगा, 5 10 से 50। तो हाँ, फाइव तो वो जो नॉर्मल है। है तकरीबन 20 नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। अब आप ये देखिए, सिर्फ अंदाज, सिर्फ अपने बीएमआई चार्ट में ये देखिए कि जो एक एवरेज बिल्ड का बंदा होता है उसका अगर 19 से कम होगा, यानी उसका वेट जो है वो 45 से कम होगा, 45 से कम, तो उसका बीएमआई लो होगा, ठीक है। ये याद रख लीजिए, जिसका वेट 45 से कम दे रहे हैं ना, 42, 43, 45 तक किसी का अगर वेट है ना एवरेज बिल्ड के साथ, तो उसको हम नॉर्मल बीएमआई कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। 65 से अबव जो है ना, फिर आपका वो ओबेसिटी में चला, ओबीज में चला जाता है, ठीक है। 65 से अबव ओबीज हो जाते हैं। 45 से 65 के दरमियान जो है वो रफली, रफ बता रही हूँ, रफली, कि वो ओवरवेट होते हैं, ठीक है। फिर आगे से ओबेसिटी की आगे से 3 टाइप है। तो जब आपने वर्ड मॉडरेट बोला ना, तो मुझे लगा कि ये मॉडरेट ओबेसिटी आप कहना चाह रही हैं, यस क्योंकि मैडम, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर तो होती है ना, 49 kg 20। बेचारी नॉर्मल है, उसको वो मॉडरेटली ओबीज कैसे हो गई? नहीं, ये अब नॉर्मल में आएगा। 50 टू 65 kg जो होता है वो मॉडरेट ओबेसिटी में आता है, ग्रेटर देन सेवेंटी मॉडरेट के जी ओबेसिटी में ओबी नहीं आता, वो ओवरवेट होता है। ओबीज ओवरवेट। 65 से अबव ओबीज होगा। फिर ओबीज में आगे कैटेगरीज चलेंगी, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, ठीक है। ओके। तो ये इस तरह से है। तो इसलिए ये थोड़ी सी इसको ये केस, नो डाउट केस इज डिफिकल्ट, बट उसको, ट्रिकी केस है, उसको लेके चलेंगे तो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। एंड इस तरह के केसेस ओवेरियन सीए के आपके एग्जाम में शॉर्ट केस के तौर पे आए भी हुए हैं, ठीक है। चले। नहीं मैडम, इतना मुश्किल नहीं है, इतना तो आना चाहिए। हाँ, और चले, चले ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट, मैं आपकी अब टाइमर स्टार्ट करती हूँ, तो टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री पॉइंट्स आपके ठीक थे। यहाँ तक किसी ने कुछ ऐड करना है तो फिर बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ पूछना है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में तो वो पूछिए। हम्म। चले, नहीं पूछना, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Madam, on the basis of history and examination, my differential diagnoses are, number one is endometrial hyperplasia, or atypical endometrial hyperplasia, सॉरी, मैंने सुना नहीं, दोबारा से बताइए, आवाज आपकी मुझे नहीं आई। endometrial CA, and So, पहला डायग्नोसिस क्या है? madam, atypical, number one is atypical endometrial hyperplasia.
Number two is endometrial CA. Number three is malignant ovarian malignancy and Why ovarian not on carcinoma first number and ovarian malignancy? Why you put endometrial CA on the first? इरेटिक वजाइनल ब्लीडिंग जो उसको हो रही है, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से। अच्छा, और मैथ्स को फिर आप क्योंकि एंडोमेट्रियल सीए में कहाँ फिट करेंगी? मैडम मैथ्स तो दोनों जगह दोनों चीजों में भी आ सकता है ना, एंडोमेट्रियम का भी तो जो है वो मैथ्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और जो है वो ओवेरियन तो खैर, और लेकिन जो इसका जो असाइटीज है और इसका जो एंडोमेट्रियम मास है वो एंडोमेट्रियल सीए के अंदर इतनी एसाइटिस मिलेगी आपको? नहीं। तो असाइटीज ये टिपिकली तो जो है वो पहले ओवेरियन पहले पे आप क्या रखेंगी? ओवेरियन सीए रखूंगी मैडम, हाँ, असाइटीज और दो देखिए फाइंडिंग्स मिलेंगी मुझे तो। डीडीज बनाते वक्त आपको जो मोस्ट कॉमनली लग रहा है वो आपने पहले रखना है। नंबरिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर तरतीब बहुत जरूरी है। आपने जो ओरिजिनल आपका डायग्नोसिस है, जो आपको मोस्ट कॉमनली लग रहा है हिस्ट्री की बेस पे, ठीक है, पीवी ब्लीडिंग है, हैवी पीवी ब्लीडिंग है, वो एंडोमेट्रियल सीए में हो सकती है। लेकिन एंडोमेट्रियल सीए में मैस नहीं कहीं भी फिट आ सकता, असाइटिस कहीं पे भी फिट नहीं आ सकती। सो आप उसको अगर पहले नंबर पे रखेंगी तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। सो यस, आपने रखना है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, दैट कुड बी बिनाइन और मेलिग्नेंट, बट उसको थोड़ा सा लिस्ट में नीचे रखें। सबसे पहले आप बोलें एनी ओवेरियन मैस which could be which most probably to be malignant as ascites is present। ठीक है। सेकेंडली, अच्छा हाँ, एक हिस्ट्री में आपका एक सवाल, कफ तो आपने पूछ ली। जब इतनी आपको पेट स्वेलिंग और उसकी है तो आप ब्रेथलेसनेस जरूर पूछें। अच्छा हाँ, आपने ब्रेथलेसनेस। इजी फटीकेबिलिटी को किस तरह से पूछा था? वो बड़ा कॉमन तरीका नहीं था। मैडम मैंने इजी फटेगिबिलिटी पूछा ही नहीं ना, मैंने तो उससे पूछा आपका वजन कम हुआ है कि नहीं। उसने कहा, मैंने कहा आपको कमजोरी महसूस होती हाँ, है, आप कमजोरी महसूस हो कमजोर। रही है यानी वो, हाँ, वो मुझे लगा कि आप यू वांट टू आस्क अबाउट इजी फटीगेबिलिटी, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि आपको काम करते हुए थकावट तो नहीं हो जाती, चलते फिरते सांस तो नहीं फूलता। ठीक है। तो अब जब इतनी एब्डोमिनल स्वेलिंग एकदम से हो तो यूजली पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है साइटिस की वजह से। ठीक है। ऑल्दो चेस्ट एग्जामिनेशन में भी उसको फ्यूजन डेवलप नहीं हुई भी, और रेस्पिरेटरी में कोई उस तरह से फाइंडिंग्स नहीं आई। ठीक है, लेकिन माइल्ड अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो वो यूजली क्रेप्ट्स वगैरह नहीं भी देती। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वो क्रेप्ट्स दे आपको। ठीक है। सो सबसे पहले आप इसको ओवेरियन मैस रखें, नॉट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। मैडम इसको डिस्क्राइब मैं ऐसे ही करूंगी कि मेलिग्नेंट ओवेरियन मास या स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवेरियन कार्सिनोमा बोल दूंगी। नहीं, आप बोलिए ओवेरियन मैस विच कुड बी मेलिग्नेंट। ठीक है। ओके। आपने अपना देखिए, जो भी डीडी अभी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे बनती है वो प्रोविजनल होता है, वो कभी भी फाइनल नहीं होता। फाइनल ओवेरियन सीए सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी पे फाइनल होना है, वो आप अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं करेंगी। समझ आई? आप जब काउंसल भी करेंगी तो आप कहेंगी मोस्ट प्रोबेबली इट इज malignancy बट फाइनल डायग्नोसिस इज आफ्टर द हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। तो आप नंबर तरतीब दोबारा बताइए। Madam, number one is ovarian mass, which could be malignant. Number हम्म। two, atypical endometrial hyperplasia. हम्म। Number three, endometrial carcinoma. हम्म। And number four is tuberculous mass, और आखिरी में नॉन मिलिग्नेंट मैसेज, नॉन गायनोकोलॉजिकल मैसेज। non-gynecological masses. ठीक है, नॉन गायनोकोलॉजिकल मैस विच कुड बी सीए। ठीक है। कोई और भी चीज हो सकती है ना, साइटिस अभी आपको पता ही नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चलें तो पता चले क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है। हाँ मैडम, होने को तो कोलोनिक सीए भी हो सकता है, वही वो कह अगर रही हूँ ना, तो मेटास्टेसाइज नॉन हो। गायनोकोलॉजिकल जहाँ पे भी एसाइटिस आ रही है, मैस आ रहा है, तो गायनोकोलॉजिकल नॉन गायनोकोलॉजिकल में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो फिर गायनोकोलॉजिकल में आप जो भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट?
मैडम फर्स्ट आई वुड तो लाइक टू ये एक हैव। मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं हमेशा से जब भी शॉर्ट केस आपको करा रही हूँ तो आई एम लीडिंग द क्वेश्चन। जैसे मैं पूछती हूँ व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ रहे थे ओके हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट। तो इन सारे सवालों के जवाब में आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस ही मांगनी है, ठीक है। मैडम इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट पार्ट हाँ, ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशंस ही पूछें, हाँ। ठीक है। हाँ सो जो भी वो मैडम। क्वेश्चन पूछें तो उसका स्टार्ट आपने इन्वेस्टिगेशन से करेंगे, बस आपका तरीका बदल जाएगा कि मैडम टू मैनेज दिस पेशेंट और हाउ टू प्रोसीड मैडम आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। और अगर वो कहते हैं हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, तो फिर आप ये जुमला यूं बोल दें फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माई पेशेंट आई नीड सम इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर आपका आंसर शुरू होने के तरीके डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट। Madam, first of all, I would like to have all the baseline investigations, her complete blood profile, and her complete blood profile with the platelet count and her sugar profile. दोबारा बोलें, The, दोबारा बोलें। madam, her complete blood कंप्लीट profile. ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल नहीं होता, कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट्स। आखिरी चीज पहले क्यों बोल रही हैं? दिमाग में एचबी Complete blood चल रहा है, count. टीएलसी चल रहा है, लेकिन बोल पहले प्लेटलेट रही हैं। A complete blood count along with the hemoglobin level, TLC count, and the platelet count. Her sugar profile, at least four readings, one fasting and three post 2 hour postprandial readings, and her blood group and urine complete analysis for any infection, pus cells, proteins, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, anti-HIV antibody, and blood group of the patient. Then I would like ओके, to have the आप लिखिए ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन इज 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज 11,000, प्लेटलेट काउंट इज 170,000, hepatitis C positive, B and HIV negative, blood sugar levels all are above 200, and urine random. shows numerous pus cells and 3 plus protein glycose urea and Numerous okay puzzles and 3 plus 3 plus glycose urea. glycose urea. Okay, what a further investigation you will perform? Further investigations, abdominopelvic ultrasound and CT scan abdomen. Okay, And abdominopelvic ultrasound shows massive ascites, irregular huge mass measuring 20 into 18 into 16 centimeters, irregular mass arising from the left adnexa and involving the whole pelvis. Multiple growths are seen in the omentum. Common iliac lymph nodes are also enlarged. multiple Few para-aortic lymph nodes are also enlarged. madam, multiple growth in momentum. Multiple growths are seen in the omentum And common iliac and para-aortic lymph nodes are enlarged. or also enlarged. Okay. And para-aortic lymph nodes enlarged. Madam, are there any tumor markers done? Tumor markers are yes. Which tumor markers you want? Tumor marker CA 125.
CA 125 is 920. Any other tumor marker done? Which any other? Name them. Madam, specifically now, madam, I don't need any further tumor marker in this patient. Okay. What else you want? No other investigation is available. Now manage this patient. Okay, madam. I would, I will counsel my patient that this is I will counsel the patient that she is having the malignant pathology of the lower genital tract, and most probably ovary or the endometrium. I will offer support to her and also involve her family in the counseling. I will counsel her that we will involve the multidisciplinary team in her management, involving the our senior gynecologist, senior anesthetist, senior oncology gynecologist, senior anesthetist, and इसको senior आप बोलेंगी anesthetist गायनेकोलॉजिकल and ऑन्कोलॉजिस्ट। लफ्ज आपका होगा गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। चले। ओके, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लेंगे। फिर और कौन लेंगे? जी आसिया, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर कुरे? हाँ, मेरी जा रही है, लेकिन डॉक्टर आसिया की आवाज नहीं आ रही। वो मेरा ख्याल है दोबारा ज्वाइन करती हैं। जी बिल्कुल कशिफ, इनको लिवर स्कैन, रीनल, ये सारा कुछ पूछना चाहिए था। डॉक्टर ठीक, कुरे, उनको। जब तक डॉक्टर आसिया आती है मैं बोल के देखूं मैनेजमेंट। हाँ जी, बोल लीजिए। आई विल मैनेजमेंट। काउंसिल बिस्मिल्लाह। जी मैनेजमेंट। I will counsel my patient and her attendants sympathetically that she is having ovarian mass, most probably the malignant mass, but final diagnosis will be made on histopathology. And I will discuss the management plan with the patient that we will do her staging laparotomy and post-operative chemotherapy, and all the procedures and her treatment will be done in cancer center with cancer experts. Meanwhile, I will admit the patient, will complete her workup, including her complete blood count for hemoglobin 7.5. I will also do her iron profile and will build up her hemoglobin with at least 3 pexel transfusion. And then I will also involve diabetologist and dietitian for management of her diabetes, and will do her sugar profile as well involved. And I will also do her HCV, PCR for HCV, and will treat her UTI. Uh, जी ठीक है। तो आपको टिश्यू डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टेज 3 हो चाहे वो स्टेज 4 हो। स्टेज 4 के अंदर तो टिश्यू डायग्नोसिस इज मस्ट, विदाउट उसके नहीं हो सकता। और समटाइम्स हम कीमोथेरेपी देते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर, और फिर हम उसमें साइटो रिडक्शन की ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर हम जो होती है वो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है। फिर आपको सारे सारे एजेंट्स के नाम याद होने चाहिए। वो क्लियरली आपकी फीगो वाली जो मैंने शेयर की है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ अभी यहाँ पे। ये
आपके साथ ही इसको दिखा देती हूँ आपको एक। ये हाईलाइट नहीं हुई, पता नहीं हाईलाइट हुई हुई कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। हाईलाइट हुई हुई पता नहीं कहाँ किधर रखी हुई है। तो ये मुझे दूसरी मिली थी, तो मैंने कहा यही शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स भी शेयर कर देती हूँ, वरना जो आपने बनाए हुए हैं अपने उसमें देख लें, ठीक है। ये आपकी, ये देखें, इसके अंदर आप नीचे जाएंगे ना जब, तो ये देखिए, ये तो स्टेजिंग आ गई कि कहाँ पे कौन सी स्टेजिंग है, ठीक है। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें करनी है, ठीक है। और इसमें जेनेटिक्स का इतना रो स्क्रीनिंग भी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपकी प्राइमरी सर्जरी हो सकती है, ठीक है। तो म्यूसिनस में आपने पेंडेक्टमी लाजमी करनी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। साइटो रिडक्शन आपने करनी होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी अर्ली स्टेज के लिए, ये देखें आगे ये सारे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये वाली देख सकते हैं, डॉक्सीटैक्सिल दे सकते हैं, ठीक है। एडवांस के लिए कौन सी होती हैं ये सारे आ गए ना। मैंने पहले एक और है मेरे पास पीडीएफ, मैंने जो पढ़ा था वो मैंने सारा किया हुआ था, ठीक है। इसमें सारी डिटेल उन्होंने कीमोथेरेपी की, लेकिन इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जो एंड में ये वाले लिखे हुए ना, 3 साइकिल्स न्यू एडजुवेंट के दे के फिर उसमें डीबल्किंग करें, ये सारी इसके अंदर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और फिर कुछ के अंदर हम इंट्रापेरिटोनियल भी दे सकते हैं कीमोथेरेपीज, ठीक है। इसी के अंदर ना नए इन्होंने डिफरेंट दिए भी हैं, यहाँ पे डिफरेंट नेम्स भी दिए हुए हैं आगे, कार्बोप्लेटिन और उसके अलावा, ठीक है। मेंटेनेंस कीमोथेरेपी, ये ये जो आए हुए हैं ना, मेंटेनेंस थेरेपी विद PARP इनहिबिटर्स, ये नई चीज आई हुई है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि फर्स्ट लाइन में अब ये प्लेटिनियम के साथ हम रिकरेंट के अंदर ये भी दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो आया है ना इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, जो आप अभी बात कर रही थी ना, उनके अंदर भी ये चीजें नई आई हुई हैं, ये कि ये हम प्रोग्रेशन देते हैं PARPs, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एपिथेलियल का फॉलो अप आपने, कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी सर्जरी और कीमोथेरेपी जो है वो आपने देखना होता है, और उसको आपने ओवरऑली देखना होता है ताकि वो अर्ली रिकॉग्निशन उसमें हो सके, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना इम्पोर्टेंट है इसके, इसी में से ही मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो इसी में से ही बनाए हुए हैं। इसमें आपका यही है कि आपने एवरी 4 to 6 मंथ करना है फॉर फर्स्ट 2 years, और उसके बाद आपने एनुअली उसको करना है फिफ्थ 5 साल तक, ठीक है। 5 years। मैडम आप ये अपने नोट्स भी शेयर मैं आपको कीजिए, और पीडीएफ मैडम ये भी कर दीजिए तो ये उसको कर एक और देती हूँ, ये दफा भी मैंने सही से समझ। ये वाला जो है ये मैंने शेयर किया हुआ है आपके हाँ साथ, जिसमें ट्रीटमेंट और वो दिया हुआ है, स्टेजिंग और ट्रीटमेंट इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये ABCD मैश इसको छोड़ दीजिएगा, ये वैसे मैंने एब्रीवेशन बनाई हुई थी, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे आगे मैंने सारी डिटेल आपको लिखी हुई है कि नोड्स हैं उसको कैसे करना है। इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो वो आप पढ़ें, मुझसे पूछ लें, हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, अभी पूरा हफ्ता हमारे पास है, ठीक है। तो जहां पे जो भी पॉइंट समझ ना आए वो पूछें। जी मैडम। अव्वल तो मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कर लें, ठीक है। एडवांस की ये आगे से सारी 1C से आगे ये एडवांस डिजीज है। तो एडवांस डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो ये नीचे सारा लिखा हुआ है। मैक्सिमल साइटो रिडक्शन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक डिजीज, ठीक है। इफ इनिशियल मैक्सिमल साइटो रिडक्शन इज नॉट परफॉर्म, इंटरवल डीबल्किंग सर्जरी IDS इन पेशेंट रिस्पॉन्डिंग टू कीमोथेरेपी, ठीक है, एंड शोइंग स्टेबल डिजीज, उसमें दे सकते हैं। और हम ये 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी के बाद इंटरवल डीबल्किंग करते हैं, ठीक है। और एक टर्म होती है सेकेंड लुक सर्जरी। सेकेंड लुक सर्जरी में हम क्या करते हैं, वो हमने कंप्लीशन ऑफ कीमोथेरेपी के बाद करनी होती है। उसमें हमने देखना होता है कि कंप्लीट रिमिशन हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेज 4 के अंदर आप मैक्सिमल साइटो रिडक्शन, टिश्यू बाय स्लैश टिश्यू बायोप्सी, जहां पे आपकी मैक्सिमल साइटो रिडक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो वहां पे आपने टिश्यू डायग्नोसिस जरूर लेना है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, ये परफॉर्मेंस स्टेटस जो होता है ना इसमें पेशेंट में जो इनके होते हैं, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस स्टेटस जो होता है, ठीक है। तो गुड परफॉर्मेंस स्टेटस होगा तभी आप आगे चल सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप टिश्यू डायग्नोसिस क्या ले सकते हैं, साइटोलॉजी के लिए ले सकते हैं, फिर आप उसको
ऑफर कीमोथेरेपी विदाउट टिश्यू डायग्नोसिस ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस आफ्टर डिस्कशन विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो टिश्यू डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आप सीटी गाइडेड परकुटेनियस इमेज गाइडेड बायोप्सी भी ले सकते हैं। लेप्रोस्कोपिकली परकुटेनियस जो सिंपल होती है ना, कि अगर परकुटेनियस भी नहीं पॉसिबल तो फिर आप पहले आप लेप्रोस्कोपी पे ना जाएं। आप पहले टिश्यू सीटी गाइडेड पे जाएं, और वो नहीं हो रही तो फिर आप लेप्रोस्कोपिकली थोड़ा सा कोई पिन डाल के तो वो आप ले लें, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जब आपको नोड्स वो पॉजिटिव दे देते हैं ना, तो फिर आपने जरूर उसकी HRCT करवा के प्लूरल इफ्यूजन देखनी है, और उसके लिवर को देखना है। ये बातें आपने जरूर करनी है फॉर स्टेज, कि मैडम कोई प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं है, क्योंकि अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो फिर वो स्टेज 4 पे चली जाएगी, ठीक है। स्प्लीन और हेपेटिक मेटास्टेसिस को जरूर देख लें, ठीक है। तो प्लूरल इफ्यूजन की बात आपने जरूर करनी है एपिथीलियल के अंदर, ठीक है, क्योंकि एपिथीलियल ट्यूमर जहां जहां एपिथीलियम है ना, वहां वहां जा सकता है। और अगर आपके म्यूसिनस ट्यूमर्स निकल आते हैं तो फिर आपने जब सर्जरी करनी है तो अपेंडिक्स को भी रिमूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है ये सर्जरी का। जी। अब मैं आपके जो कल करूंगी वो मैं शॉर्ट केस लूंगी, ताकि आपकी ओवेरियन सीए की हिस्ट्री बेहतर हो जाए। ये आज तो एज अ पास टॉक्स भी किया, और आज मैं चूंकि स्ट्रक्चर डिस्कशन इसलिए की क्योंकि मैं एक दफा पूरा ओवेरियन सीए आपसे डिस्कस करना चाहती थी। जी। क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछें। मैम कल नॉन एपिथेलियल होगा? जी जी। जी आसिया, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछिए। आसिया, आपकी आवाज मैडम कट रही है। स्टार्ट कर। आसिया, आपकी मैडम ऐसा आवाज। नहीं, बेनाइन से स्टार्ट। जी बताइए आसिया, आप बोलिए। मैडम अभी आई। मैडम अभी आ गई आवाज। हाँ अब सही आ रही है, मैडम बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकती कि जैसे आप जो केसेस आप हमसे हैं करवा रही हैं, जो भी मतलब वॉट एवर सिनेरियो भी जो भी, तो पहले आप बिनाइन से स्टार्ट करके हमें फिर उसके ऑनवर्ड्स आगे लेके जाएं ना, ताकि हम बेसिक जो हमारी गलतियां हैं वो हम सही करते जाएं और फिर एडवांस की तरफ जाएं। क्योंकि बिनाइन के तो आप लोग, बिनाइन में तो कुछ भी नहीं करना होता, सादा सा बिनाइन सा केस होता है, उसमें आपने क्या ऑफर करनी होती है, या सिस्टेक्टमी ऑफर कर देनी है। सीएस नहीं सीएस आर मैडम मैं ये नहीं कह डिफिकल्ट ना, सीएस आर डिफिकल्ट। मैडम आप सीए से स्टार्ट मतलब लाइक सीए का थोड़ा सा बिनाइन आपको जैसे आने अभी नहीं आज ना, वाला तो। बिनाइन आपको क्यों आएंगे मैडम अब। नहीं मैडम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सीए का जो आज वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा था ना, तो थोड़ा सा इससे हल्का आसान वाला ना, तो फिर ताकि थोड़ा टेम्पो बने, थोड़ा समझ आए, फिर थोड़ा मुश्किल पे जाएं। ऑन्कोलॉजी में अब ऑन्कोलॉजी अभी देखिए, हमारा सर्विक्स हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया, हिस्ट्री पॉइंट्स तो वही रहते हैं ना। ये डिफिकल्ट क्यों था, स्टेज 4 है डिफिकल्ट, स्टेज 4 तो मुझे आसान लगता है। मैं मैडम सीए ओवरी में ना मैं हमेशा जो होता है ना सिनेरियो वाइज उसकी मैनेजमेंट में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहले कीमो करनी है कि पहले साइटो करनी है कि पहले सर्जरी करनी है तो कि वो पहले यही तो बाद में आज कीमो यही तो करनी है। डिस्कस अभी करना था ना, देखें। आपका एपिथी अगर आपका स्टेज 1 है तो आपने सर्जरी तो आपने करनी ही सर्जरी है। कोई भी स्टेज वाई स्टेज 4 के ऊपर आपने कर है तो इसके अंदर सर्जरी ही ना। पहली ऑप्शन तो सर्जरी है, कीमो तो बाद, न्यू एडजुवेंट तो सिर्फ आपने उन केसेस के अंदर देनी होती है, न्यू एडजुवेंट। अदरवाइज तो सारों के अंदर सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी है, ठीक है। जो आपकी न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी है वो तो सम केसेस हैं सिर्फ, जहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, जहां में मेंटल केक बने हुए हैं, जहां पे आपका फ्रोजन पेल्विस है, वहां पे आपके पास मैडम ये बनेंगे। मैडम ये डी बल्किंग सर्जरी और साइटो रिडक्शन में ना डिफरेंस बताएं। जो डी बल्किंग होती है ना, उसके अंदर आप साइटो रिडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया मैक्सिमल मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। ये साइटो रिडक्शन का होता है, ठीक है। और जो आपकी, ठहरे मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने नोट्स में मैडम जो 1 सेंटीमीटर वाली बात होती है वो साइटो रिडक्शन के लिए?
साइटो रिडक्शन ही है ना, जो नेकेड आई से आपका नजर खत्म हो जाए, जिसको आप उसको हम्म। 1 सेंटीमीटर के अंदर ना डालिए, ये कहीं 1 सेंटीमीटर वाली नहीं, आपसे उसको बात करें कि मैक्रोस्कोपिकली सारी डिजीज आपने रिमूव करनी है, उसको आप साइटो रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी आपने छोटा छोटा सेल भी निकाल देना है, साइटो रिडक्शन मैक्सिमली जो आपको नेकेड आइज में मैक्रोस्कोपिक डिजीज है वो आपने निकाल देनी है। ठीक है, डी बल्किंग सर्जरी देखिए, प्राइमरी डी बल्किंग सर्जरी के अंदर क्या आता है, मिड लाइन लेप्रोटमी है, टीएच बीएसओ है, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी, ये इसके स्टेप्स हैं डी बल्किंग के। मिड लाइन करनी है लेप्रोटमी, टीएच बीएसओ करनी है, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी करनी है, बायोप्सीज ऑफ एनी पेरिटोनियल डिपॉजिट्स करने हैं, फिर रैंडम बायोप्सीज ऑफ पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेरिटोनियम करनी है, और रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड की असेसमेंट करनी है। और रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड की सैंपलिंग आपने, अगर कोई पेल्पेबल एबनॉर्मेलिटी है या कोई तब आपने लेने हैं। डू नॉट परफॉर्म सिस्टेमिक रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनेक्टमी, जिसको एसआरएल कहते हैं या ब्लॉक डायसेक्शन कहते हैं, वो नहीं आपने करनी होती यूजली। ठीक है, डू नॉट परफॉर्म स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में नहीं करना है, जहां पे जरूरत हो वहां पे आपने एसआरएल करनी है। तो प्राइमरी डी बल्किंग की डेफिनेशन में आपका आती थी मिडलाइन लेप्रोटमी, टीएच बीएसओ, इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी, बायोप्सीज ऑफ एनी पेरिटोनियल डिपॉजिट्स, एंड रैंडम बायोप्सीज ऑफ पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेरिटोनियम, और रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड असेसमेंट। और सिर्फ रिट्रोपेरिटोनियल नोड असेसमेंट में से सैंपलिंग आपने उनकी करनी है जो आपको पेल्पेबल एबनॉर्मेलिटी, जिन यानी इरेगुलर नोड है, आपको पेल्पेबल हो रहा है तो वो ले लें। ये आपकी है डीबल्किंग। और साइटो रिडक्शन में जहां जहां जो कुछ नजर आ रहा है वो सारा कुछ निकालो। ठीक हो गया, समझ आ गई शहजीना? जी मैडम, आ गई समझ। ठीक है, हम कल पहले 10 मिनट इसी स्टेजिंग की ट्रीटमेंट और उस पे बात कर लेंगे। और आसान केस आसिया कोई भी नहीं, बिनाइन आपको नहीं आने हैं। बिनाइन ओवेरियन सिस्ट इज वेरी रेयर कि कोई अलग से स्ट्रक्चर डिस्कशन आपको, क्योंकि आपका एक स्टेशन ऑन्कोलॉजी का आना है और अभी मॉड्यूल आपका ऑन्कोलॉजी का रह जाएगा। यस, बिनाइन आप पढ़ सकते हैं, वैसे कि बीच में किसी और के साथ आ जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं, या कुछ सवाल पूछ ले तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब ऑन्कोलॉजी का मॉड्यूल चल रहा होगा या ऑन्कोलॉजी में से जो आएगा तो वो आपको सीएज आएंगे। ठीक है, और सीएस किसी भी स्टेज का आ सकता है, आसान। ठीक है, ये तो केस जो स्टेज 3 4 होता है वो तो इजी हो जाता है। क्लास का टाइम, क्लास, वजू करो पहले। ठीक है, तो आज आप एपिथेलियल ट्यूमर्स को डिटेल में पढ़ें कि म्यूसिनस होते हैं, सीरस होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स उसका CA 125 होता है। ठहरे, कहाँ पर वो वाला है, ये नहीं है, तो स्टेज ये है। ठहरे, वो मैं अपने नोट्स वाला नहीं खोला, वो लग रहा है नोट्स वाला खोल। ये देखते हैं, ये नजर आ रही है स्क्रीन? हाँ, आ रही है। अब आप देखें कि इसका इंसिडेंस कितना है, इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, सेकंड मोस्ट कॉमन है अमंग द वो। ठीक है, ओवरऑल फीमेल कैंसर में फिफ्थ मोस्ट है। रिस्क, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम सिर्फ, अब आपकी वो जो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज हैं वो वाला टोक आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इसमें क्या होती हैं कि इंटरप्टेड ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। रिस्क फैक्टर्स में क्या होती है, पोस्ट मीनोपॉजल में एपिथेलियल हो सकते हैं, वाइट्स के अंदर ये होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है कि 1.5% ओवरऑल रिस्क है अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। 3 to 4% एवरेज, 5% लाइफ टाइम रिस्क होता है अगर एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो। दो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो तो 10% हो जाता है, मोटा मोटा याद रखें। बरका के साथ, बरका 1 के साथ 40% है, बरका 2 के साथ 25% है। लिंच 2 सिंड्रोम के साथ भी ये रिलेटेड होता है। और क्रूकन 10% क्रूकन बर्ग ट्यूमर होते हैं, यानी स्टमक से आते हैं जो। ठीक है, और बरका की म्यूटेशंस में जो होता है वो बहुत ज्यादा मसला आ जाता है। जब बरका की म्यूटेशंस हो जाएं तो फिर रिस्क और बढ़ जाता है। ठीक है,
HRT के साथ रिस्क हो जाता है, स्मोकिंग के साथ जो है वो म्यूसिनस ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और आपने जो स्क्रीनिंग है वो CA 125 TVS से करनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने स्प्रेड इसका लोकल होता है, रप्चर ऑफ कैप्सूल के साथ ये करता है। CA 125 आपने करना है, 30 यूनिट्स उसकी कट ऑफ है। सेंसिटिविटी 80% 75% होती है, ठीक है। ये कुछ आपके जो दूसरे हैं LDH डिस्जर्मिनोमा में, ये सारे तो आपने पहले भी याद किए हुए ही होंगे, ठीक है। फिर अब आपका ये चार्ट आ जाता है, आपने CA 125 करना है, ठीक है। और 40 के ऊपर रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स देखना होता है। और 40 से कम पे आपने आयोटा क्लासिफिकेशन करनी होती है। इस दफा एक दफा बीच में रोमा क्लासिफिकेशन आ गई थी। रोमा के अंदर आपका HE होता है 4, CA 125 और मीनोपॉजल स्टेटस होता है रोमा स्कोर में, ठीक है। रोमा स्कोर में अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ठीक है। आयोटा में अल्ट्रासाउंड होता है। और रोमा के अंदर HE 4 होता है, ठीक है। फिर आप में सिम्टम्स आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आपने वही TVS CA 125 अल्ट्रासाउंड ही करना होता है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद आपने स्टेजिंग याद करनी है अच्छी तरह से, और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो आता है, हाँ, ये स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में फिर आपने ये रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स की डिटेल है, पढ़ना चाहें तो उसको देख लें, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपने कीमोथेरेपी प्राइमरी सर्जरी करनी है, देखे राउंड अप देखे। प्राइमरी आपकी सर्जरी है, उसके बाद आपकी प्राइमरी फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी है। फिर से प्राइमरी और सेकेंडरी सर्जरी करें, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन की तरफ चले जाएं, ठीक है। सेकेंड लाइन जो सर्जरी सेकेंडरी सर्जरी होती है वो इंटरवल डीबल्किंग होती है और सेकेंड लुक होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सर्जरी में आपने स्टेजिंग करनी है, ऑप्टिमल रिमूवल ऑफ ट्यूमर करना है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस लेना होता है, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरवल डीबल्किंग होती है और सेकेंड लुक लेप्रोटमी होती है, ठीक है। प्राइमरी का मैंने आपको वो बता दिया, साइटो रिडक्टिव में आपने मैक्सिमम निकालना होता है। और डीबल्किंग के मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, 4-5 जो स्टेप होते हैं, ठीक है। अब फर्टिलिटी स्पेयरिंग के अंदर अगर एज लेस देन 140 और स्टेज 1A तक हो, लो ग्रेड हो, बॉर्डर लाइन, वहां तक तो आप ऑफर कर सकते हैं। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिस्टेक्टमी कर सकते हैं, कोई रेडिकल सर्जरी उफरेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको आप बता देंगे कि आपका 10% रिस्क अभी भी है, और उसमें बहुत ज्यादा रोल, आप ये मैं अब कल आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्टिलिटी स्पेयरिंग वाला। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिर आपका फ्रोजन सेक्शन का हो जाता है, ठीक है। आगे फिर हम चलेंगे तो फर्स्ट लाइन आपके पास पेक्लीटेक्सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आपने इंडक्शन कीमोथेरेपी न्यू PAC पेक्लीटेक्सेल कार्बोप्लेटिन होती हैं, ठीक है। ये सारी और ये वाले 7 डिफरेंट सेकंड लाइन के हैं, इनके बेशक आप नाम बस याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंट कौन से होते हैं, और कंप्लीट रिस्पांस किसको कहेंगे, पार्शियल रिस्पांस किसको कहेंगे, प्लाटिनियम सेंसिटिव कौन से होते हैं, प्लाटिनियम रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टरी कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है। जी। जी, कोई क्वेश्चन अभी मैम है किसी का? ये शेयर किया हुआ है अपने ग्रुप में? ये वाला नहीं शेयर हुआ हुआ, ये अगर आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ शेयर। मैंने वो फीगो वाला किया था क्योंकि ये मैंने डॉक्टर आप वहीं से शेयर लिया कर दें हुआ। ये वाला। ये कर दें, ये समराइज्ड है ना? ठीक है। मैडम बड़ा मुश्किल हो रहा था अनहाइलाइटेड गाइडलाइन को पढ़ना, आपने हमारी आदत बना दी है। मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था हाईलाइट के वो बगैर, वो इंडिगो ऐसा वाला लग ना, रहा तो था। मुझे एक्चुअली मुझे मिला नहीं कि वो जी हाईलाइटेड वाला कौन सा है। ये मैंने नोट्स बना लिए थे, उसके बाद फिर मैंने कभी वो फीगो वाला खोला ही नहीं, तो देखा ही नहीं वो कहाँ पे है। मैडम ये वाला भी शेयर ये वाले नोट्स में शेयर कर डॉक्टर दूंगी। तुरंत आप ये वाला शेयर कर दें। ये इसमें सब कुछ समराइज हो गई है जो पूरी गाइडलाइन है ना। मैडम ये वाला भी मैं कर शेयर देती हूँ, अभी शेयर कर कर दे देती हूँ। प्लीज, ये जो है। ये मैं कर देती हूँ अभी आपको शेयर, ठीक है। कल पहले 10 मिनट हम इसी से CA एपिथेलियल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो हम ले लेंगे, फिर हम नॉन एपिथेलियल पे चलेंगे, ठीक है।
मैडम। चलें, ओके, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं 7:30 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज।